आज पहली बार हुआ कि हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुआ कि सीएसआर भी एक फंड होता है जिसको कंपनियां दबाकर रखे हुए हैं। सरकारों की योजनाएं कहाँ फेल हो जाती है कि सीएसआर पर ये तमाम लोग आ जाते हैं। जिले में क्रियान्वयन के लिए चेयरमैन और डीसी इसका संचालन करते हैं, जिसके चलते उन लोग बंदर बांट के चक्कर में ये ओपनली जनता तक नहीं पहुंचा। सीएसआर फंड जो होगा उनका जो कार्य होगा वो कहाँ से शुरू होना चाहिए, जो हमारी व्यवस्था है वहाँ से शुरू होने चाहिए। जिस दिन बढ़िया से हम लोग सुन लिए, बढ़िया से समझ लिए और बढ़िया से कर लिए तो सीएसआर फंड बहुत उचित है, लोगों को रोजगार मिलेगी। पहला काम शिक्षा पे होना चाहिए। अगर शिक्षित होंगे हमारे समाज के लोग तो बाकी चीज़ों पे हम लोग 1 बाय 1 काम कर सकते हैं। हम लोग रांची राजधानी के चाणक्य बेनार होटल में हैं और यहाँ झारखंड सीएसआर कॉन्क्लेव के पहले एक मीट रखा गया है जिसमें आदिवासी समाज के अगुवाओं को और कई लोगों को बुलाया गया था। उनसे ये जानने की कोशिश की गई कि सीएसआर के माध्यम से किन किन योजनाओं पर काम होना चाहिए। बहुत सारे लोग आए थे, हमारे साथ पूर्व विधायक गंगोत्री दी हैं, समझते हैं इनसे। यदि आप लोग यहाँ बैठे, इस तरफ आदिवासी समाज के बहुत सारे लोग अलग अलग जिलों से आए थे, मूलतः क्या बात समझ में आई? देखिए, सीएसआर के बारे में जो हमारा फंड है वो निरंतर इस पर काम चल रहा है, लेकिन आज जो यहाँ पर आपने जो समुदाय देखा, पूरे झारखंड के अंदर से आदिवासी के जो 34 अलग अलग समुदाय में लोग हैं, तो उनके अगुवा यहाँ पर उपस्थित थे। सीएसआर के माध्यम से हम क्या काम कर सकते हैं, उस फंड के माध्यम से क्या कार्य कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों का जो अपना वक्तव्य था, उनकी समस्या तो अनंत है, वो उसको गिनवाया नहीं जा सकता। लेकिन सीएसआर के माध्यम से हम किन किन कार्यों को कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे फोकस हो सकता है, तो उसमें छत क्या आया, एडुकेशन, हेल्थ, जो हमारी पारंपरिक धुमकुड़िया की व्यवस्था है, वो पीने का पानी, जो शुद्ध जल हम कह सकते हैं, पेयजल, और अन्य भी जिनके समझ में जितना आया है, क्योंकि पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हुआ है तो उन्होंने अपनी बातों को रखा। मुख्य रूप से ये तैयारी है अगला अगस्त 22-23 के लिए, और उसके पहले प्री जो यहाँ पर है मीट हुआ, और इसमें सभी लोग अपनी अपनी बातों को रखा, तो इससे छन के आया कि हम लोग को बेसिकली किन बातों पर ध्यान देना है। बाकी जो आए थे उन्होंने अपनी बात को ज़रूर रखा है, लेकिन उनको भी समझ में आ गया कि हमें किन किन कार्यों के लिए इस फंड का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ये लोग, जितने लोग हम लोग सुन रहे थे, सबने विकास की बात की, पानी की बात की, स्वास्थ्य की बात की। सरकारों की योजनाएं कहाँ फेल हो जाती है कि सीएसआर पर ये तमाम लोग आ जाते हैं? देखिए, ये भी सरकार अपना काम निरंतर कर रही है। जो वेलफेयर फंड है वो जो लगना होता है, लगातार वो कार्य होते हैं। फेल कहीं पे हो जाना और नहीं हो जाना, जो भी कार्य होंगे वो हमारा गांव के लोगों के लिए ही होगा, या सामुदायिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको मजबूत करने के लिए होगा। यहाँ पर अगर आप सरकार की बात कर रहे हैं तो जनता की चुनती है या सरकार स्वयं से बन जाती है? जनता के द्वारा ही चुना जाता है। तो इन कार्यों को देखने के लिए भी आपको स्वयं भी उस पर निगरानी रखनी होगी। तो उन बातों पर भी यहाँ पर ये किया गया कि सीएसआर फंड जो होगा उनका जो कार्य होगा वो कहाँ से शुरू होना चाहिए, जो हमारी व्यवस्था है वहाँ से शुरू होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पहान पनगैत, ये सब सारे लोग यहाँ पर आए हैं, तो वो लोग भी अपनी बातों को इसी ये पे रखा कि कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन कहाँ से हो रहे हैं। सिर्फ सड़क बनाने से काम पूरा नहीं हो जाता, विकास नहीं हो जाता। तो सबसे मूल उद्देश्य यही है कि रोजगार से जोड़ने की बात, ट्रेनिंग देने की बात, शिक्षा, महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा और खेल। यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं, गांव के बच्चे, आप देख रहे हैं यहाँ पर विश्व में उनका नाम हो रहा है। तो वैसे बच्चे जो प्रतिभावान हैं लेकिन पैसों की कमी से उनका छूट जाता है, तो वैसे ट्रेनिंग देना उनको कि खेल को और आगे बढ़ा सकें। तो ऐसे बहुत सारे विषय जो हैं सही मायने में उनका सर्वांगीण विकास भी हो और उसके साथ साथ रोजगार भी मिले
वनोपज जो भी है गांव के अंदर जो भी है उन सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाए, ताकि एक जो हम लोग विकासशील भारत की ओर बढ़ रहे हैं उसमें हमारा सहयोग। कहाँ से हुए हैं आप, कहाँ से हैं? कांके से हैं। मेरा नाम जितनाथ बेदिया हुआ और बेदिया समाज के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं और सामाजिक अगुवा भी हैं। यहाँ आए तो क्या समझ पाए आप, और क्या डिमांड कर रहे हैं कि कैसा काम CSR के माध्यम से? CSR का जो आज मीट हुआ उसमें आज हम लोगों ने यहाँ अपना उपस्थिति किए। आज पहली बार हुआ कि हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुआ कि CSR भी एक फंड होता है जिसको कंपनियां दबाकर रखे हुए हैं। यदि जो भी उद्योगपति है वो CSR फंड के तहत जिसका भूमि अधिग्रहण करता है उनको उन रैयतों को अगर उस पर खर्च किया जाए, विकास किया जाए तो शायद इतना विवाद उत्पन्न नहीं होता है। तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आपका गांव में, क्या होना चाहिए CSR फंड से? मेरा गांव में ग्राम सभा के माध्यम से रूढ़ी व्यवस्था परंपरा में जो आते हैं उनके बीच में जाकर के CSR का फंड उनका विचार को जानते हुए काम करने की आवश्यकता है। आपका क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम सोराई भगत, कहाँ से आए हैं? लातेहार डिस्ट्रिक्ट बालूमाथ। आप क्या चाहते हैं कि CSR के माध्यम से क्या होना चाहिए आपके? देखिए, CSR जो फंड है ये बहुत ही अच्छा फंड है, लेकिन जिस तरह से ये माइनिंग का काम के माध्यम से चलता है और वो अभी तक जनता के बीच में ये CSR फंड जो आज जो उद्भेदन हुआ ये संस्था के माध्यम से, वो इस तरह से जिला में ऐसा नहीं किया जा रहा था। सिर्फ जिले में क्रियान्वयन के लिए चेयरमैन और DC इसका संचालन करते हैं, जिसके चलते उन लोग बंदर बांट के चक्कर में ये ओपनली जनता तक नहीं पहुंचा। CSR फंड होता है, ये आपको आज पता चला? ये आज पता नहीं है, पहले से पता था, लेकिन ये क्षेत्रों में जिन तरह से स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए, इतना काम हो सकता है, ये आज पता चला। ये आज पता चला और चल भी रहा था तो कागज कलम में ही चल रहा था। ये आज हम लोग चाहते हैं कि इस तरह जहाँ भी माइनिंग खुले, जहाँ भी CCL चला है, उसको जो फंड है उसको जनता तक और लाभुक समिति के माध्यम से उसको क्रियान्वयन करे। इससे हमारा आदिवासी समुदाय को बेनिफिट मिलेगा और स्वरोजगार से जुड़ेंगे लोग, पलायन नहीं। आपका क्या नाम है दादा? हाँ, मैं परमेश्वर भगत, कहाँ से आए हैं? लोहरदगा है, और हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन भी है आदिवासी कल्याण केंद्र, डाणू सन्हा लोहरदगा के नाम से रजिस्टर्ड है। और जहाँ तक बात है कि आज CSR का जो संगोष्ठी हुई इसमें आके अच्छा लगा और अच्छी इसमें जानकारी भी जैसे हुई, तो इसमें तो यही कहूँगा कि चूँकि अभी जो जलवायु परिवर्तन जितना हो रहा है इसको लेके हम चूँकि आदिवासी जितना है प्राकृतिक पूजक हैं, हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, तो पर्यावरण को भी हम लोग को संरक्षण करना है, बचाना है। तो हम यही कहेंगे कि हम लोग को जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सोशल फॉरेस्ट्री का भी काम किया जाना चाहिए। और दूसरा है कि हेल्थ, चूँकि खनन और ये इंडस्ट्री से चूँकि वायु प्रदूषण होता तो उसके लिए हेल्थ भी ख़राब होता, तो हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन वगैरह मिले लोगों को, इस पर भी काम हो। और सबसे बढ़िया काम अगर है, पूरा चीज़ को अगर कवर करता है तो जल छाजन कार्यक्रम करता है, जिसमें कि पूरा हमारा पानी का भी संरक्षण हो। यहाँ जितना बरसता है पानी सब बह के चला जाता है समुद्र में, वो पानी हम अगर जगह जगह संचय करेंगे तो हमारा वाटर टेबल ऊपर आएगा और उससे क्या होगा कि हमारा कुआं या डीप बोरिंग सब में भी पानी को पर्याप्त ये मिलेगा। आपका कहना है कि CSR के माध्यम से आपके इलाके में पानी बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए, प्रकृति को संरक्षित करने के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हाँ, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर भी, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री होगी ना, प्लांटेशन होगा तो वातावरण शुद्ध होगी। और पानी जगह जगह हम अगर करेंगे कलेक्ट तो हमारा वाटर शेड से टोटल चीज़ प्रकृति का कंट्रोल होगा। तो इसीलिए CSR ये जिला परिषद पार्वती मुंडा है जो कोल्हान के इलाके से आती हैं। यदि आप यहाँ आए, इस पूरे कार्यक्रम में थे, क्या समझ में आया कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और क्या चाहते हैं आप? देखिए, मैं पूर्वी सिंहभूम डुमरिया प्रखंड से आई हूँ, जिला परिषद हूँ पार्वती मुंडा। यहाँ पर मैं इस क्लास से लेकर के CSR फंड का क्लास लेके देखी कि जहाँ पर विकास ना हो, जहाँ पर विकास की ज़रूरत हो, ऐसे जगह में आपको CSR फंड खर्च करना चाहिए।
जिस तरह का मान लीजिए कोई गणित पढ़ता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, उस तरह ही जीवन को चलाने के लिए और सीएसआर फंड को चलाने के लिए सुनना है, समझना है, करना है। जिस दिन बढ़िया से हम लोग सुन लिए, बढ़िया से समझ लिए और बढ़िया से कर लिए तो सीएसआर फंड बहुत उचित है, लोगों को रोजगार मिलेगी। हमारा क्षेत्र देखिए बहुत जंगल एरिया है, वहाँ से न कल कारखाने हैं, न पैसा कमाने का कोई जरिया है। वहाँ पर पैसा के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी विकास का काम बढ़िया ढंग से नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं वहाँ पर जिला परिषद हूँ। हमारे वहाँ अनुसूचित जनजाति 8000 हैं जो बिरहोड़ हैं और सवर हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। उन लोग अपना परिवार चलाने के लिए अपना भेड़ बकरी रखते हैं। जिस तरह से विकास होना चाहिए, उनको बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए, उस ढंग से तो काम नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए सीएसआर फंड अगर बढ़िया से चलाया जाए, जहाँ ज़रूरतमंद हो और जिस लोग को आगे जाना चाहिए, ऐसे जगह में सीएसआर फंड का होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे आज की क्लास लेके मुझे लगता है ये प्रपोजल अगर हम रखें और सीएसआर फंड मुझे मिले तो मैं बहुत उचित जगह बहुत लोगों तक पहुंचाने के लिए सहमत हूं। आपको अगर पूछा जाए कि आप किस इलाके में उस फंड का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे आप इस्तेमाल? मैं अपना क्षेत्र में मैं अपना कच्चा मटेरियल से जोड़ दूंगी, क्योंकि गांव देहात के लोग फल फूल के बीच में रहते हैं। उन लोग देखिए जैसे इमली हुआ, महुआ हुआ, चिरौंजी हुआ, आपका कोसाफल हुआ, हरतकी हुआ, जांघी हुआ, बहुत सारे हमारे क्षेत्र से बाहर जाते हैं कलकत्ता। तो इन लोग प्रोसेस करके देश विदेश भेजते हैं, मलेशिया, यूरोप, ये सब भेजते हैं। वो प्रोसेस यूनिट में क्यों नहीं बैठा लूँ? मुझे जानकारी का अभाव था। अब मैं जिला परिषद हूँ, मुझे पता है कि 29 तरह का फल पकड़ जो कलकत्ता जाता है, कलकत्ता से वो बाहर जाती है। प्रोसेस करके लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग का रोजगार हो रहा है। इधर औंधे पौधे दाम में खरीद के उधर महंगा बेच देते उधर महंगा बेच देते हैं। और ये हमारे क्षेत्र में कम से कम सीजन में 10 करोड़ से 20 करोड़ का बिजनेस होती है। सबसे ज़्यादा चिरौंजी का रेट है, लेकिन हम गरीब सबको कहाँ मिल पा रही है, हम लोग को जानकारी नहीं है। चिरौंजी तो बहुत रेट है, इंद्रजोब बहुत रेट है, इमली भी इतना रेट है। हम लोग इधर ऐसे मिल हम लोग को जाता ऐसे मिल जाता है और ट्रक बाय ट्रक जाता है कलकत्ता। तो इसलिए मैं इस बात को रखना चाह रही हूँ सीएसआर फंड में कि हमारा उस क्षेत्र के लोग को कच्चा मटेरियल से उसके सामने की सामग्री से जोड़ दे, ताकि विकास का काम कर पाए। अगर उसका सामग्री को छोड़ करके आप बोलिएगा ठोंगा बनाइए तो लोग बना नहीं पाएगा, उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। और ये अपना गाछ है, पेड़ है, पौधा है, अपना तोड़ के लाएंगे, बेचेंगे, पैकेजिंग करिए और फिर बेचिए। ये प्रोसेस में बेचने के लिए ही मैं थोड़ा सा सीएसआर फंड को यूटिलाइज करूंगी डुमरिया प्रखंड में। दीपक है हमारे साथ, दीपक तिग्गा है। दीपक आप आए, आप ने सुना सबको, इधर से जिन लोगों ने जो कहा, क्या लगता है कि अगर आपको ये कहा जाए कि आपको लीजिए सीएसआर फंड दे रहे हैं, इस्तेमाल करिए, तो आप सबसे पहले उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? सबसे पहले शिक्षा पे, क्योंकि शिक्षा का अभाव है, इसके कारण से शिक्षा जो है वो बाकी चीज़ों को जोड़ती है। अगर पारंपरिक धरोहर का संरक्षण का बात है तो भी शिक्षा चाहिए। अगर आप स्किल डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं तो भी वो शिक्षा चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य के लिए अगर आपको आवाज़ उठाना है तो उसके लिए भी आपको शिक्षा चाहिए। तो पहला काम शिक्षा पे होना चाहिए। अगर शिक्षित होंगे हमारे समाज के लोग तो बाकी चीज़ों पे हम लोग 1 बाय 1 काम कर सकते हैं। सीएसआर का जो इन लोगों का जो टारगेट रहता है वो ग्लोबल 17 बिंदु हैं, जिन बिंदुओं पे वो खर्च करती है कंपनियां। उसमें नो पॉवर्टी है, नो हंगर है, इक्वलिटी है, इक्वल एजुकेशन है, फिर आपका जो कल कारखाना का जो अपशिष्ट आता है उसका वेस्ट मैनेजमेंट का है, कचरा का मैनेजमेंट का है, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इसको समराइज करके आप देखिएगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्पोर्ट्स, उसके बाद पारंपरिक सभ्यता संस्कृति का धरोहर का संरक्षण और क्लाइमेट चेंज, ये 4-5 बिंदु ऐसे हैं जिनमें उसके सब बिंदु पे काम हो रहा है अलग अलग लेवल पे। तो इन सब बिंदुओं पे काम होना चाहिए। आप यहाँ आए तो कैसा लगा? पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है जहाँ ये सीएसआर के बारे में, उसके खर्च के बारे में बातचीत हुई है, क्या समझ में आया? देखिए, यहाँ आकर के एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई कि सीएसआर फंडिंग के बारे में लोग जानते हैं, पहले से भी जानते हैं, अवगत हैं। और सीएसआर फंडिंग विभिन्न जगहों पे अलग अलग कार्यों के लिए किया जा रहा है। लेकिन यहाँ आके ये समझ में आया कि उसमें क्या परेशानी हो रही है, कि सीएसआर फंड का इस्तेमाल कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने अपनी जब बात मेरा रखने का मौका आया तो मैंने उसमें एक मुख्य बिंदु रखा था कि जो सीएसआर फंड, जो सीएसआर कॉन्क्लेव 2025 का जो मंच है, ये इस बात की जिम्मेवारी ले या इस बात के लिए खुद को प्रिपेयर करे कि हमारे
इस मंच के माध्यम से जो CSR जा रहा है उसकी निगरानी टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप पूरा होना चाहिए कि उसका योजना का संकलन हो परिस्थिति के आधार पर, क्षेत्र के परिस्थिति के आधार पर योजना का संकलन हो, और योजना का संकलन के बाद फिर उसका इम्प्लीमेंट कैसा हो रहा है और उसके बाद उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। जब 4-5 साल बाद एक हम रिजल्ट के बेस पे जा रहे हैं कि एक बहुत गुमला के सुदूर गांव से कोई बच्चा IAS बन जाएगा, गुमला सिमडेगा के सुदूर गांव से कोई बच्चा इंडिया के लिए खेल लेगा, तो ये रिजल्ट होगा। तब ये जब वो रिजल्ट आएगा तब इसकी सार्थकता सिद्ध होगी।